हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवनीश पुनः एक नए वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं अपने चैनल ब्रिलियंट ब्रेन जीएस के माध्यम से। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर, नया वीडियो, नया सब्जेक्ट, संविधान से संबंधित हमने आज एक नया टॉपिक लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम वही टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, सब में प्रश्न आते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख के नोट्स बना लेंगे तो मैं वादा करता हूँ इस बात का कि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। तो आज हमने अभी कल एक वीडियो दिया है, मैंने डाला था दोस्तों, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में। उसमें भी मैंने उन्हीं बिंदुओं को शामिल किया जो परीक्षा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों से निवेदन है कि उस वीडियो को देखिए और आने वाला वीडियो भी देखिएगा। अपने दोस्तों से भी चैनल शेयर कर सब्सक्राइब करवाइए और आप लोग भी करिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक जो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज संविधान सभा का जब गठन किया गया था भारत में भारतीयों के द्वारा, असल में संविधान सभा का गठन का विचार काफी समय से चल रहा था भारतीयों के अंदर। भारतीयों की मांग थी कि संविधान सभा जो भी हमारा संविधान का निर्माण करेगी पूर्णतः भारतीय होंगे, उसमें उसमें किसी भी विदेशी को शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसी विचार से काफी दिन तक मंथन चलता रहा, लेकिन कोई ऐसी रणनीति नहीं बन पाई कि संविधान का निर्माण किया जा सके। इसकी स्पष्ट बात जो कही गई थी, स्पष्ट रूप से जो बात कही गई थी, वो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आता है उसमें बात कही गई, तो स्वीकार किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा भारत में। लेकिन वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया और संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है, तब जाकर के वहां पर इसको व्यवहारिक रूप मिल पाता है और एक भारतीयों के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो संविधान सभा का गठन साथियों 9 दिसंबर 1946 को किया जाता है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो कि अस्थायी अध्यक्ष उसमें बनाए जाते हैं। जब उसमें स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। उनकी अध्यक्षता में उसी दिन इसका गठन कर दिया जाता है संविधान सभा का। तो जब संविधान निर्माण की बात आती है तो विचार आता है कि संविधान जब बनेगा तो उसमें समितियां बनाई गई थी, अलग अलग कई समितियां थी जिनका अलग अलग कार्य था, अपना अपना कार्य करना था। तो उसमें कई समितियों में उनके अध्यक्ष थे और सदस्य थे। तो आज उस संविधान सभा के माध्यम से जो संविधान का निर्माण किया गया, उसमें जो समितियां बनाई गई थी दोस्तों, उनका कौन अध्यक्ष था, कौन सी समिति थी, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न तो इतने बड़े जो मैंने बिंदु लिखे हैं इनमें से एक प्रश्न तो अनिवार्य है, कहीं न कहीं से हर परीक्षा में पूछा जाता है कि समिति का नाम दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसका अध्यक्ष कौन है, या 4 समितियों के नाम दे दिए जाएंगे, उनके अध्यक्ष दे दिए जाएंगे, उनको मैचिंग करने के लिए दे दिया जाएगा। तो हमको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, सभी के लिए, तैयारी करने वालों के लिए। तो देखते हैं कि कौन सा समिति का कौन सा अध्यक्ष था, जरा चर्चा करते हैं इस पे। तो ये तो हमें याद ही होना चाहिए कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट प्रेसिडेंट मनोनीत कर लिया जाता है, चयन कर लिया जाता है। तो प्रश्न यहाँ पे बनता है कि इस समिति का, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? अगर प्रश्न आता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमें याद रखना है कि इसमें अगर ये आता है कि प्रश्न में ना तो स्थायी है ना अस्थायी है, पूछा कई बार प्रश्न कंफ्यूजन के लिए पूछ देते हैं कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रायोरिटी देंगे। आइए शुरू करते हैं। संविधान निर्मात्री समिति की समिति एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो साथियों, सबसे पहले हमने प्रारूप समिति को लिया है। ये प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि संविधान का प्रारूप स्ट्रक्चर बनाने का काम इसी समिति को सौंपा गया था। प्रारूप समिति को ही सौंपा गया था कि प्रारूप कैसा होगा संविधान का। कोई चीज हम बनाते हैं, घर भी बनाते हैं, तो उसका पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं, आकार बनाते हैं कि किस कहाँ पर कौन चीज होनी चाहिए, उसका आकार क्या होगा, कितनी कैसा क्या बनेगा। तो आकार प्रदान करने के लिए, स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति जिसको कहा जाता है, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो इस प्रारूप समिति का गठन जो था साथियों, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में किया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे और इसमें 6 अन्य सदस्यों को शामिल किया जाता है। तो कई बार प्रश्न बना है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हो जाएंगे टोटल 7। अगर कह दिया जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कितने सदस्य थे, तो 6। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा और कितने थे? 6 और थे, साथ में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे।
तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष हमें याद होना चाहिए कौन है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें जो 7-6 सदस्य बनते हैं हमें उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, कई बार इनसे प्रश्न बने हैं परीक्षाओं में। तो इसमें 6 कौन कौन सदस्य थे, तो एन गोपाला स्वामी अयंगर इनको सदस्य बनाया गया था प्रारूप समिति का। उसके बाद के एम मुंशी इसके सदस्य थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला प्रारूप समिति के सदस्य थे, बीएल मित्रा को सदस्य बनाया गया था दोस्तों, बीएल मित्रा को सदस्य बनाया गया था, लेकिन बाद में इनके हट जाने से इनके स्थान पर डीपी खेतान जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। डीपी खेतान किनके स्थान पर बनाया गया था, बीएल मित्रा के स्थान पर डीपी खेतान को समिति का सदस्य बनाया गया था। कौन सी समिति, प्रारूप समिति। उसके बाद सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, बीएल मित्रा के स्थान पर साथियों एन माधव राम को बनाया गया था। बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव को बनाया गया था, क्योंकि बीएल मित्रा मैंने गलत बोल दिया, डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, छठे सदस्य थे डीपी खेतान, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है। इसको हम एक बार और देखते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, 6 सदस्य कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्रा। इनके स्थान पर जब ये हटते हैं समिति से तो इनके स्थान पर एन माधव राम को समिति का सदस्य बनाया जाता है। एन माधव राम किसके स्थान पर बने थे, बीएल मित्रा के स्थान पर बने थे। और डीपी खेतान जो छठे सदस्य थे, डीपी खेतान, इनकी मृत्यु हो जाती है उसी कार्यकाल के दौरान, तो इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया जाता है। तो इस 6 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष यानी टोटल 7 लोगों से मिलकर क्या बनी थी, प्रारूप समिति बनी थी, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य। तो ये तो हो गए प्रारूप समिति की, क्योंकि इसका काम था संविधान का प्रारूप बनाना। एक प्रश्न आप लोगों के लिए हम यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं, प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को किया गया था, आप लोग बताइएगा, प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को किया गया था। आगे देखते हैं अन्य समितियां और महत्वपूर्ण समितियां जो हैं, जो जहां से प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं, संविधान से सभा से संबंधित है। अन्य महत्वपूर्ण समितियां कौन सी थी, तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण समिति संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष दोस्तों जेएल नेहरू को बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। दूसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, कई समितियों के अध्यक्ष हैं इसमें। उसके बाद आती है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के नाम से अगर समिति आती है तो उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, क्योंकि इन्होंने भारत को एकीकरण में करने में सबसे ज्यादा अपना रोल अदा किया। आज हम अगर एक है, भारत वर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत में कोई अलग अलग छोटे छोटे राजा नहीं है, निजामशाही नहीं है, तो सब इकट्ठे हैं लोग। संविधान का राज्य है, संविधान का शासन है, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो केवल इनको बहुत बड़ा इनमें रोल है किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हम इनके हमेशा ऋणी रहेंगे। आगे सब अगली समिति है दोस्तों, वो है झंडा समिति। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष थे हमारे संविधान सभा के। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाद में यही हमारे देश के क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो एक कई समितियों के अध्यक्ष हैं, जरा हम इन पर नजर डालते हैं। झंडा समिति है साथियों, तो झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके बाद रियासत समिति एक थी, बनाई गई थी, उसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संचालन समिति एक आती है, संचालन समिति का भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इसके बाद एक नियम समिति बनाई गई थी, नियम समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन 4 समितियों के कुल 4 समितियों के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। याद कर लीजिए कौन कौन सी थी, झंडा समिति, रियासत समिति, संचालन समिति, नियम समिति। झंडा समिति, रियासत समिति, संचालन समिति, नियम समिति,
इन 4 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आगे हम बात करते हैं संघ शक्ति समिति। आगे देखो, संघ संविधान समिति भी किसकी, जवाहरलाल नेहरू थे, और संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। इसके बाद कार्य संचालन समिति एक बनाई गई थी कार्य संचालन के लिए, तो उसका अध्यक्ष के एम मुंशी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? के एम मुंशी को बनाया गया था। इसके साथ मूल अधिकार संबंधी उपसमिति, एक तो थी मूल अधिकार समिति, एक थी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक थी मूल अधिकार संबंधी उपसमिति, एक केवल मूल अधिकार संबंधी उपसमिति थी, वो पूरी समिति थी। तो उपसमिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? मूल अधिकार संबंधी उपसमिति को तो जेबी कृपलानी को। किसको बनाया गया था? जेबी कृपलानी को। मूल अधिकार संबंधी उपसमिति का अध्यक्ष जेबी कृपलानी को बनाया गया था। कई किताबों में मिलता है झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, गलत है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद एक समिति आती है अल्पसंख्यक उपसमिति। इससे साथियों पीसीएस में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, छोटी परीक्षाओं में भी प्रश्न आता है। अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति में का अध्यक्ष कौन था? ये एच.सी. मुखर्जी बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। एक समिति थी राज्य समिति। राज्य समिति का अध्यक्ष फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो साथियों एक कुछ समितियां रही जो बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं, अभी उनको एक बार रिकॉल करेंगे 1 मिनट में। उससे पहले हम 2-3 बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से इससे संबंधित, तो हम उनको देख लेते हैं। तो संविधान सभा का गठन साथियों 9 दिसंबर 1946 को होता है। उसी दिन इसकी प्रथम बैठक होती है और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे, लेकिन वो स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद स्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और ये कब किया जाता है? ये 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद संवैधानिक सलाहकार, एक प्रश्न पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार कौन था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सलाहकार एक ऐसी पोस्ट है साथियों, आज भी हमारे यहाँ प्रक्रिया में है, हमारे समाज में भी ये बात चलती है कि जो सबसे बुजुर्ग होता है उसको सलाहकार बना दिया जाता है। सबसे बड़े बूढ़े को, बुजुर्ग को कहते हैं, इनकी सलाह मानी जाती है। तो आज भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृत का विशेष महत्व इस मामले में कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को सलाहकार बनाया जाता है। उसी नियम को फॉलो करते हुए, उसी प्रथा को फॉलो करते हुए बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार किसका बनाया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सुना है हम सभी लोगों ने। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है साथियों? ये वही उद्देश्य प्रस्ताव है जो बाद में हमारे संविधान की उद्देशिका बनती है, प्रस्तावना बनती है। ये उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया जाता है। संविधान सभा की मीटिंग होती है, उसमें एक प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसको कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहा जाता है उसको? उद्देश्य प्रस्ताव। अब यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस तारीख को पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। ये 2 प्रश्न बन गए यहाँ पे। अगला प्रश्न बनता है, जब प्रस्ताव कोई प्रस्ताव जब मीटिंग में, बैठक में लाया गया है तो उसको या तो कैंसिल हो गया, या तो स्वीकृत किया जाएगा या अस्वीकृत किया जाएगा। तो इसको स्वीकृत कब मिलती है? संविधान सभा इसको कब स्वीकृत देती है? ये बहुत महत्वपूर्ण तारीखें हैं। तो साथियों 22 जनवरी 1947, 22 लगभग 1-1.5 महीने के बाद, यानी दिसंबर में आता है 13 दिसंबर को, और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जब संविधान पूरा हो जाता है, हमारा पूरा होने के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव सबसे लास्ट में जोड़ा जाता है। किसके रूप में? उद्देशिका के रूप में। उद्देशिका या प्रस्तावना, यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का उद्देशिका या प्रस्ताव बनता है, जो कि हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। और हम सब जानते हैं कि संविधान ही हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, इससे बड़ा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, क्योंकि संविधान की ये देन है जो सब समानता है, सब लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, हमारा शासन चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, केवल संविधान की वजह से। तो इतना पवित्र ग्रंथ, इतना बढ़िया ग्रंथ पूरे विश्व में नहीं है जिसमें इतनी बड़ी समानता दी गई हो।
तो आइए इसको एक मिनट में रिकॉल कर लेते हैं, जिससे हमको याद करने में आसानी हो जाए। तो संविधान निर्मात्री समिति से संबंधित कुछ अध्यक्ष हैं। प्रारूप समिति कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? कुल 7 सदस्य थे। कौन कौन से अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी अयंगार, के एम मुंशी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्रा थे। इनके स्थान पर बाद में एन माधवराव को सदस्य बनाया गया। डीपी खेतान थे छठे सदस्य, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके स्थान पर टी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण समितियां कौन कौन सी है? संघ संविधान समिति है। संघ संविधान समिति, इसके जेएल नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति एवं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, 2 समितियां, प्रांतीय संविधान समिति एवं मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। झंडा समिति, ये 4 समितियां ऐसी हैं जिनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष थे। कौन कौन सी समितियां हैं? झंडा समिति, रियासत समिति, संचालन समिति, नियम समिति। इन चारों समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फिर अगली आती है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। कार्य संचालन समिति, के एम मुंशी थे इसके अध्यक्ष। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, इसके जेबी कृपलानी थे। एक थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके एच.सी. मुखर्जी थे, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और एक थी राज्य समिति, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। अन्य तथ्यों में मैंने आपको बताया था, संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी स्वीकृति संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को मिल जाती है। और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने आता है, उसको बनाया जाता है। तो उम्मीद है जो संविधान निर्मात्री समिति और उनके अध्यक्ष के संबंध में जो हमने बिंदु आपको बताए वो आप लोगों को समझ में आएंगे। आप लोग इसको देख के भी नोट कर सकते हैं, जो मैंने बताया उसको भी आप नोट कर सकते हैं। अगर नोट करेंगे तो कहीं से भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई छोटी से छोटी परीक्षा में प्रश्न इस तरीके के संविधान से पूछे जाते हैं। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हम अगले दिन लेकर के आएंगे। ऐसी से संबंधित कम से कम 2 से 3 वीडियो बनेंगे, लेकिन उन 3 वीडियो में लगभग पूरा संविधान सभा हमारा कवर हो जाएगा और परीक्षा में उससे बाहर कहीं भी आने वाला नहीं है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।